गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। ये सब के सब जितने भी एक्टर्स हैं ये बस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं और 2 टके के मॉडल हैं और इनको आता कुछ नहीं और हमने इनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि हर एक जनरेशन की मेंटल आईक्यू उसके जनरेशन के आइडल्स पे डिपेंड करता है। आजकल की जो जनरेशन है कलेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा गंवार पैदा होती जा रही है और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आप साइकोलॉजिकली भी टेस्ट वगैरह देखोगे, रिज़ल्ट देखोगे तो पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया का ग्लोबली आईक्यू नीचे जा रहा है और उसके पीछे के ज़िम्मेदार कौन है? वो सब लोग जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिन लोगों की आप फिल्में देखते हैं, वही जब गंवार हैं तो अगर गंवार आदमी की सारी ज़िंदगी संगत करोगे किसी ना किसी रूप में तो खुद भी गंवार बन जाओगे। और सोशल मीडिया तो है ही। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 90s की जनरेशन या पहले तो हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा ख़राब था, तब लोग समझदार कैसे थे? तब तो सती प्रथा, दासी प्रथा, मतलब कितनी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी। तो बेटा मेरे तब पढ़ाई लिखाई कहाँ होती थी इतनी? मतलब अगर 1940-50 में चले जाओ या 1920s में चले जाओ तब पढ़ाई लिखाई इतनी कहाँ होती थी। आज़ादी के बाद देश की कोई अच्छी हालत थी नहीं, शिक्षा का स्तर भी कोई खास ज़्यादा था नहीं और एवरेज इंसान सिर्फ 25 साल की उम्र तक ज़िंदा रहता था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। आज तो सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद अगर जनता चूतिया पैदा हो रही है, बहुत चूतिया पैदा हो रही है, और मेरी बात से दिल पे पत्थर लगेगी, आई एम रियली सॉरी, तो जाहिर सी बात है ना जनता में कुछ गलत है क्योंकि आपके पास सब कुछ एक्सेसिबल है। मतलब दहेज 95% शादियों में क्यों लिया जाता है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। अगर तुम कहते हो कि हम सबसे महान जनरेशन है, हमने सब फिगर आउट कर लिया, तो कैसे हो गया? और ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इनको भी अगर हम देखें तो आचार्य प्रशांत ने कहा था, मैंने भी नोटिस किया है कि अब बुक्स के जो फ़ॉन्ट है धीरे धीरे वो बड़े होते जा रहे हैं। जैसे बच्चों की किताब कहानियाँ जो आप देखते हैं बड़े बड़े फ़ॉन्ट में है ना, तो बड़े बड़े फ़ॉन्ट हो गए हैं जो भी किताब है, क्योंकि लाइब्रेरीज़ में अब जो ज़्यादातर जाते नहीं हैं वो आउटडेटेड हो गया है जेनज़ी के हिसाब से। तो यहाँ ऑडियंस की भी गलती है, तो वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं लाइब्रेरी में जाना। और जो किताबें भी आपको मिलेंगी, फ़िलोसफी सेक्शन पूरा हटा दिया है, ओशो का सेक्शन पूरा हटा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक दोस्त हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, स्पिरिचुअली हैं, ओशो, कृष्णमूर्ति, इन सब का सेक्शन वगैरह हटा दिया है। वहाँ पे बहन जो बिल्कुल ही किसी 2 टके की बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और एक्टरों की किताब को बेस्ट सेलर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर बेटा आईक्यू तो डिक्लाइन होगा ही जनरेशन का पूरा। और जो किताबें आ भी रही हैं वो बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स में, लाइन स्पेसिंग बहुत बढ़ गई है, किताब के एंड में आपको समरी भी दी जा रही है। तो बड़े बड़े फ़ॉन्ट में तो बच्चों की किताबें होती है जिनमें ज़्यादा स्पेस होती है, ज़्यादा पिक्चर्स ऐड करनी पड़ती हैं और किताब के अंदर एक समरी भी आपको देनी पड़ती है इवेंचुअली। मतलब किताब को समझाने के लिए किताब के अंदर एक और किताब है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने जेन्युइनली पूछा है किसी से, क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, हम कॉलेज की पढ़ाई ठीक से, और मैं भी इस जनरेशन का पार्ट हूँ, मैं कोई एलीट नहीं हूँ, मैं भी हूँ। चूतिया जनरेशन होगी तो उसके एक्टर भी चूतिया ही होंगे। जेन ज़ी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओपन रिलेशनशिप, इंसेस्ट, इनफिडेलिटी सबसे ज़्यादा है, मोर देन इनफ टू से। बिकॉज हम चूतियाँ हैं इसीलिए सेलिब्रिटीज़, स्टार किड्स, बेसिकली जिन लोगों को आप बोलते हो वो भी सब चूतिया ही होंगे। जिन लोगों को आप बोलते हो कि आप इनके फ़ैन हो वो सब 90s के स्टार्स हैं या अर्ली 2000s के या 2010 के स्टार्स हैं। 2000, मतलब अगर ये 2010 2020, अगर 2012 में ये 20 साल के थे तो अब इनकी अच्छी खासी, मतलब तो ये सब 40-50 साल के बुढ़े ही हैं। 90s के हैं। रणवीर कपूर 41, 90s मतलब 90s में पैदा हुए थे ये। अक्षय कुमार 50 साल का है, SRK 57 का है, आलिया भट्ट 30 साल का है, ऋतिक रोशन 50 साल का है, अजय देवगन 54, संजय दत्त 64, नवाज़ 50 साल का है, श्रद्धा कपूर 34-35। अब इनको कंपेयर करो इन गधों से, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, है ना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जानवी एंड सारा आर ऑफ द सेम एज, बट यहाँ पे हम एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम वाइज सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। पहले इंडस्ट्री में कौन आया, हम ये देख रहे हैं काम वाइज सीनियर कौन है। आलिया, श्रद्धा, रणवीर जब आए थे, जब ये जब नए नए आए थे तब कोई सोशल मीडिया नहीं था। 2012 की बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई थी ना आलिया भट्ट। तो बस यही गेम है। हमारी पूरी जनरेशन खाली बुढ़ों या सीनियर एक्टरों के भरोसे बैठी है। सेट पे देखा है मैंने। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप सेट पे कैसे चले गए? भाई हमारे कुछ ऐसे एक आधे दोस्त हैं छोटे मोटे, वो मतलब एक्स्ट्रा हैं, किसी बड़ी फिल्म में रहे थे,
हम एक आध बार मिलने चले जाते थे, बड़ी फिल्में एक्स्ट्रा थे। मैंने डायरेक्टर बोल रहा है स्टार किड्स को, कहता हूँ ना नेपोटिज्म से क्या एडवांटेज मिलता है, अब समझाता हूँ। बेटा अभी इमोशन दो, ठीक है, ओके, अब ऐसा करो, ऐसा जेस्चर करो, ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये सब डायरेक्टर बता रहा है एक्टर को। ये बात तो एक्टर को खुद पता होनी चाहिए। एक्टिंग तो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए ना भाई। अब क्या वो भी मतलब लिटरली एक डायरेक्टर से एक्टिंग टीचर या इंस्ट्रक्टर बन गया। और आफ्टर डूइंग $1 million कोर्स इन ली स्ट्रासबर्ग इन LA, क्योंकि जाहिर सी बात है नवाब के 14 भैंचो तो इंडिया से पढ़ के तो जाएंगे नहीं, अमेरिका जाके सालों इनको एक्टिंग का कोर्स करना है। अमेरिका गए, वहाँ से ली स्ट्रासबर्ग से कोर्स करके आए करोड़ों का, फिर भी कुछ नहीं सीखे। फिर भी डायरेक्टर आके बता रहा है इंग्लिश में, वो भी हिंदी फिल्म की डायरेक्शन इंग्लिश में दे रहा है कि यू डू दिस, यू डू दैट, ऐसा जेस्चर दो। मतलब इतने पैसे फूकने के बाद भी बाप के घंटा कुछ नहीं है, और बाप का नाम इस्तेमाल करके पिक्चर ले ली। 4-5 पिक्चर हिट हो जाएंगी, फिर कुछ चूती ऑडियंस उनको सर पे चढ़ा लेगी। 90s के एक्ट्रेसेस को देख ले यार, तब्बू, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, और सबसे इम्पोर्टेंट श्रीदेवी मैम, बेस्ट एक्ट्रेस, ब्यूटी विद ब्रेन्स, एक्टिंग रेंज, वर्सिटैलिटी, कैरेक्टराइजेशन अनपैरेलल टू एनी एक्टर। कादर खान साहब, उनसे कंपेयर करो भैंचोते सारा अली खान को, उनसे कंपेयर, ये आलिया भट्ट की भी क्या हैसियत है तब्बू के आगे जेन्युइनली, जो तुम्हारी जनरेशन की बेस्ट एक्ट्रेस है। दीपिका भी कोई जवान नहीं है, वो भी 40 की हुई गई है। 90s में कोई OTT नहीं था, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस ज़माने में। एक्टिंग करने में कोई रीटेक भी नहीं था भाई, क्योंकि तब महंगी रील आती थी, फिल्मों की रील बनती थी। अब तो कैमरा पे वीडियो शूट हो जाता है, पहले रील आती थी तो महंगी होती थी। कलर फिल्म भी काफ़ी एक्सपेंसिव बनती थी, रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। एक दिन में 5-5 शिफ्टें करनी होती थी, 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में। मतलब 9 से 12 एक फिल्म, 12 से 2 दूसरी फिल्म, 2 से 5 तीसरी फिल्म, और उसके बाद एक और फिल्म हो गई, और उसके बाद एक और, मतलब 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग। मतलब आप देख लो 9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे रात को आप फ्री हो गए, 5 शिफ्टें एक दिन में। और ये प्रोसेस 10-12 साल लगातार चलता था। और तब्बू मैम को देख लेते हैं, क्या काम किया था। मतलब आज भी मगर भूल भुलैया 2 में अगर आप उनको देखो तब्बू को, तो क्या एक्ट्रेस है वो। इंग्लिश देखो 90s की एक्ट्रेसेस की, रेखा मैम का इंटरव्यू देख लो, पिक्चर मत देखो, इंटरव्यू देख लो, यूट्यूब पे खूब मिल जाएंगे आपको। जीनत अमान हो गया, रेखा हो गया, परवीन बाबी हो गई, इनके इंटरव्यू देखना आप। क्या ज़बरदस्त तरीके से एलिगेंट क्लास है, क्या पर्सनैलिटी है, ब्यूटी विद ब्रेन्स, इंटेलेक्ट। तुम्हें उर्मिला मातोंडकर की फ़िल्म देख लो यार, इतनी सारी हैं। उर्मिला मातोंडकर का इंटरव्यू देख लो, जवानी के दिनों में क्या लगती थी ऐश्वर्या राय, मतलब क्या एक्टिंग करती थी। मतलब तब वैनिटी वैन भी नहीं होती थी भाई। मुग़ल आज़म और पाकीज़ा के सेट पे टॉयलेट भी नहीं होता था औरतों के लिए। टॉयलेट के नाम पे आइस बॉक्स लगा दिया कि इसमें हगम मूत लो। आइस बॉक्स वो होता है जिसमें बियर ठंडी करके रखते हैं गोवा में जब जाते हैं, क्योंकि फ्रिज लेके घूम नहीं सकते। इट्स लाइक अ पोर्टेबल फ्रिज, तो उसमें मूत लो। और तब वैनिटी वैन भी नहीं होती थी, तो बीइंग अ वुमेन आप चेंज कैसे करोगे। पीरियड्स के टाइम पे क्या हालत होती थी, चद्दर लपेट लेते थे। 300 लोगों के बीच में 4 लड़कियां आ गई, आप चद्दर लपेट ली, आपके आसपास अब कपड़े बदल लो सबके सामने। 90s के टाइम पे अंडरवर्ल्ड था, दाऊद भी काफ़ी एक्टिव था, संजय दत्त और सलमान खान पे तो मतलब इतने केस हुए, इतने गंदे गंदे केस हुए। मतलब आज भी जनरेशन को पता है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्टर 90s के ही हैं। आदित्य पंचोली, सलमान खान, संजय दत्त, संजू मूवी हम सब ने देखी है। पर जो कुछ भी था, जैसा भी था, किसी ने काम करना छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी प्रिंसिपल पे चलती है जो मैंने आपको बताया। हनी सिंह का देख लो, 2014 से पहला वाला हनी सिंह कंपेयर करो और अब कंपेयर करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले जैसे गाने नहीं बनाता, कमबैक ही नहीं कर पा रहा सही से। सिंगर्स का केस ले लेते हैं, MC स्टैन, ये जितने खालिस्तानी वाले, अब शुभ की या सिद्धू मूसे वाले पे मैं कुछ नहीं कहने वाला। इनका जो सेलिब्रिटीज़ का सारा काम PR का हो गया, अब सारा काम PR का हो गया है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब हॉलीवुड का ऑफ़र आता है तो इन सबको बहुत गालियाँ पड़ती हैं सालों को। कंपेयर वरुण धवन टू SRK, कोई कंपैरिजन है भाई। अच्छे एक्टर तो दोनों है, बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। जो लोग कहते हैं ना वरुण धवन इज़ ऑल्सो गुड एक्टर, भेड़िया में क्या एक्टिंग करी, शाहरुख खान से कंपेयर करो। शाहरुख खान पैदा होते ही 57 साल का था, पैदा होते ही 60 साल का था, कभी ना कभी तो जवान रहा होगा, उसी से कंपेयर कर लो। कोई ऐसा 20 साल का जवान आदमी है जो SRK के कैलिबर का हो इस जनरेशन में। तुम्हारी जनरेशन का जो बेस्ट एक्टर है उसको कंपेयर करो 90s के एक्टर से, 90s के शाहरुख खान को कंपेयर करो आज के वरुण धवन से।
कंपेयर करो आलिया भट्ट को, जो तुम्हारी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस है, उर्मिला मातोंडकर से। कोई कंपैरिजन है? अच्छे एक्टर तो दोनों हैं, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। सलमान खान के पुराने इंटरव्यू देख लो, क्या मस्त बात करता है जेन्युइनली। डायरेक्टर वाइज देख लेते हैं हम लोग, प्रिया दर्शन से सीधा फरहाद सामजी पर आ गए। जितनी भी फिल्म्स आप प्रिया दर्शन की एंजॉय करते हैं, हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, टोटल, धमाल, मतलब जितनी, और खट्टा मीठा, ये भी प्रिया दर्शन ने बनाई है, भूल भुलैया, तो जितनी भी फिल्में हैं जिनको आप एंजॉय करते हो आज भी, ये 1980s की मलयालम की फ़िल्मों की रीमेक है। मलयालम सिनेमा जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड की बी हटा के M लगा दे, इन सारी फिल्म्स का रीमेक है। इसीलिए तो जनता को चाहिए अनन्या पांडे जैसे एक्टर, इसीलिए तो ऐसे एक्टर पैदा हो रहे हैं। और नेपोटिज्म इंडस्ट्री में आता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए बॉलीवुड का सिनेमा में डिल्यूजनल हो रहा है। खो गए हम कहाँ, आर्चीज़, ऐसी फिल्में बन क्यों रही हैं जिनसे ऑडियंस रिलेट नहीं कर पा रही? क्योंकि सब लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, एक्टर्स, वो वैसी हरकतें करेंगे, वैसी भाषा बोलेंगे जैसे स्टार किड्स करते हैं, रिच, साउथ दिल्ली, इलाइट क्लास, अपर क्लास। तो सिनेमा भी उनके हिसाब से बनेगा, एंड दे विल नेवर रिलेट टू एनी पब्लिक लाइक जनरल ऑडियंस। आप देंगे भैंचो क्या है ये? आपके मन में आया नहीं कि हर चीज़ जैसी फिल्म क्यों बन रही है? अरे वो उन स्टार किड्स को दिमाग में रखकर ही बनी गई है। जो ग्रुप इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा, उसी के उस ग्रुप के हिसाब से ही पूरी इंडस्ट्री फंक्शन करेगी। रहन सहन, खान पीन, बात करने का तरीका, सब कुछ स्टार किड्स के हिसाब से होगा। 90s में एक्टर्स ऑनेस्ट थे, कोई PR वगैरह नहीं था। 90s की फिल्मों में पैशन दिखता था बनाने के टाइम पे, इसलिए आज भी हमें फिल्म याद है। अब तो कोई जितना भैंचोद डम एक्टर है उतना ही क्यूट है। अनन्या पांडे, उसी का ही राज चल रहा है, और उनकी PR सर पे हाथ रख के बैठी है भैंचोद। इस गवार आदमी का क्या करना है भोसड़ी के, बता मेरे को। कितना गवार हो सकते हैं ये लोग, और इनकी पूरी इमेज रिब्रांडिंग चलती रहती है लगातार। बेस्ट एग्जाम्पल इज आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले घंटा कोई औकात नहीं थी, पूरा दुनिया गाली दे रही थी, गवार साली एक नंबर की। और अनन्या पांडे भी, खो गए हम कहाँ के बाद तो एकदम भाई साहब मैडम की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन है, कहने लगे कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पहले गालियाँ पड़ती थी। तो ये कैसे लोग हैं जो गालियाँ खा खा के ट्रोल हो करके इनको समझ में आ रहा है इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करना है? मतलब पहले चप्पल खाओ, फिर पता चलेगा ज़िंदगी में क्या सही क्या नहीं है। लेकिन आप अमिताभ बच्चन और SRK को कभी नहीं मानते। वो टॉप पर थे, 90s के एक्टर स्टार्ट से ही टॉप पर थे। अक्षय वॉज डूइंग द बेस्ट एक्शन हीरो, और वो स्टार्ट से ही टॉप पर रहे। हाँ, पर्सनल लाइफ में विवाद उनके रहे, कंट्रोवर्सीज उनकी बहुत थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी आ जाती थी ना, यहाँ तो पैसे की ताकत से दबा दिया जाता है। पूरा मीडिया को अगर सेलिब्रिटी कंट्रोल कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते इनकी, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्कैंडल बाहर आ जाते थे। ये बातें छुपती नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गुनहगार नहीं। नेपो किड्स को ही ज़्यादातर कपिल शर्मा शो में बुलाया जाता है। इनकी फिल्म्स एक्सपेंसिव OTT प्लेटफॉर्म्स पे बेची जाती हैं, अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वहाँ रिलीज़ होती हैं। अगर थिएटर में ना चली और डायरेक्ट रिलीज़ हो जाती हैं। लेकिन मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर को अपनी फिल्म जोरम जो है पहले रिलीज़ करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है किसी बड़े एक्टर के साथ क्लैश हो रही है, और जी जैसे घटिया प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मतलब खो गए हम कहाँ रिलीज़ हो रही है, हर चीज़ रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पे। और बहनचोद ये मनोज वाजपेयी की जो फिल्म है, लोडू बॉलीवुड वाले उसको Z5 पे रिलीज़ कर रहे हैं। और Z5 इस देश में देखता कौन है मुझे पता नहीं, अमेज़ॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स ही देखते हैं लोग ज़्यादातर। तो अच्छी फिल्म आप तक पहुँच ही नहीं रही। TKSS के सेट पर भी ऑडियंस को यही बोला जाता है इस तरीके से बिहेव करो। स्टार किड्स की बात हो रही है यहाँ पे, दे वॉन्ट टू मेक एवरीवन लाइक जानवी कपूर। हर एक इंसान, पूरी इंडस्ट्री जानवी कपूर जैसी हो जाएगी एट द वर्स्ट केस। इंडस्ट्री किसके हिसाब से चलेगी? स्टार किड्स के। तो इंडस्ट्री में क्या होगा, जो सिर्फ स्टार किड्स आते हैं और उनको ये बात पता भी नहीं है। जिस दिन उनको पता चल गया कि नेपोटिज्म है क्या, ये सब साले बहन के लोड इंडस्ट्री छोड़ करके चले जाएंगे। और कॉफ़ी विद करण में बहनचोद कितना ज़्यादा कमज़ोर बना के रखा जाता है, उसकी मतलब कितना ज़्यादा चूतिया बनाते हैं उनको, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। पब्लिक आपको कितना परेशान करती है बिकॉज यू आर स्टार किड्स। आप ट्रोलिंग के विक्टिम है, आपको कैसा लगता है? अरे नहीं भोसड़ी के, बिकॉज यू आर बैड एक्टर्स, इसीलिए पब्लिक तुमको ट्रोल करती है। दैट्स द रियलिटी। उनसे छुपा रहे हो तुम उनकी रियलिटी। जो अबव एवरेज एक्टर्स हैं ना, अबव एवरेज मतलब एवरेज से थोड़े बहुत भी ऊपर हैं, वो आज के सुपरस्टार्स हैं।
अगर आलिया भट्ट को तब्बू से कंपेयर करोगे, वहीदा रहमान से कंपेयर करो, जीनत अमान से करो, तो मैं आप समझ जाओ बस। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे आलिया भट्ट के बारे में मत बोलो, मेरा वो मतलब था नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वरुण धवन इज़ अबव एवरेज एक्टर और कार्तिक आर्यन भी अबव एवरेज एक्टर है, लेकिन कार्तिक आर्यन का कंपैरिजन तुम शाहरुख खान से कर रहे हो, तो तुम्हारी से ज़्यादा चूतिया जनरेशन कोई है नहीं, और इसीलिए वीडियो बना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कार्तिक आर्यन इज़ द नेक्स्ट SRK, बस इसीलिए बना है, वो अबव एवरेज एक्टर है। उनसे कंपेयर करोगे शाहरुख खान को या फिर सलमान खान को, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। और मैं अभी के सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे नाम राधे तब के। मतलब किसी एक फिल्म का सीन करने में किसी बंदे को 20 साल लग गए, और मनोज बाजपेयी, नवाज जैसे सर को, और किसी बहन के लोड़े के लिए पूरी फिल्म बना देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार डायरेक्टर ही एक्टर को एक्टिंग करके दिखा रहा है। हाँ, करण जौहर बताता है, करण जौहर की फिल्मों में कहते हो ना, वो लॉन्च करता है, उनको कुछ नहीं आ रहा होता। आलिया भट्ट ने खुद आपकी अदालत में कहा मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सिखाते थे कि देखो बेटा ऐसे करो। उनकी आंखों में देखो, ऐसे करके कंधे पे हाथ रखो और आंखों में देखो। उनके अंदर की कमी जो एज ए एक्टर उनको खुद पता होनी चाहिए थी, पर कभी हमने सोचा ही नहीं। करण जौहर यही करता है भाई। अगर करण जौहर नहीं होता तो मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट में गधों की तरह आगे पीछे घूम रही होती। ये आलिया भट्ट ने रजत शर्मा के शो पे कहा लाइव आपकी अदालत में। वो तो एक्टिंग कर करके हमें पता चला कि एक्टिंग करना क्या होती है। लिखना शुरू किया आफ्टर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन LA इन एन एक्टिंग कोर्स। अब ये बदतमीज़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये बदतमीज़ी नहीं है। बहुत सारे लोग फिर ये भी भौंकने लग जाएंगे, इनकी PR का ही काम है कि देखो ना कि साउथ में भी तो इतना ज़्यादा नेपोटिज्म होता है, साउथ में भी तो इतना ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। साउथ का मतलब क्या होता है पहले ये बता। तेलुगु और तमिल के अलावा भी साउथ में सिनेमा बनता है, पहली बात तो। मलयालम सिनेमा भी है बेटा, मलयालम में भी ये होता है। पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा जो उन्होंने अलग क्या किया मालूम है, कि जिसको एक्टिंग नहीं आती वो हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। माँ चुदा तू अगर स्टार किड है, पिक्चर मिल जाएगी, एक्टिंग नहीं आती, ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी, फिर चला जाना। और ऐसा होता है साउथ में भी। साउथ में भी जो नए लोग होते हैं ना, नए नई वाली पिक्चरें बनती हैं, उनको सपोर्ट करा जाता है बहुत ज़्यादा। नेपोटिज्म साउथ में है, लेकिन वहाँ तुम्हारी फिल्म अगर लगी, तुमने इंडस्ट्री में डिफ़िकल्ट तरीके से एंट्री ली, तो भी वहाँ के टॉप स्टार्स तुमको सपोर्ट करेंगे। वहाँ के तुम्हारी तरह नहीं करते कि थिएटरों में जाके जाहिलों की तरह आग लगा देते हैं। बहुत सारे सोशल काम भी करते हैं वो लोग। वो दूध से भले ही नहलाते हैं और तुम कहते हो चूतिया लोग हैं, वो कितने सोशल काम करते हैं देखा है कभी? वहाँ नहीं चलता है सब कि थिएटरों में बहन चो बम जला रहे हैं, भाईजान की पिक्चर है, वहाँ ही नहीं करते चूतिया हरकतें। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा से उन्होंने क्या अलग किया मालूम है, कि जिसको एक्टिंग नहीं आती सिर्फ वही होगा, जिसको एक्टिंग आती है वही होगा हमारी इंडस्ट्री में, और कोई नहीं चाहिए हमें। भले ही तुम साले स्टार किड हो, भले ही तुम साले नॉर्मल बंदे हो। एक साल में 35 फिल्में करना कोई हल्की बात नहीं है। मोहनलाल ने 1980s में ही कर दिया था। मिथुन चक्रवर्ती भाई 35 फिल्में करते थे एक साल में। जो तुम कहते हो ना अक्षय कुमार ने एक साल में देखो 4 फिल्में कर दी, ये एक साल में 35 फिल्में करते थे, हर 15 दिन में एक फिल्म बनती थी। और बहुत सारे लोग कहेंगे फिर भाई तो 3-4 महीने तो लगता है ना फिल्म बनाने में, और 3-4 महीने को कंप्रेस करके 3-4 महीने की शूटिंग 15 दिन में करना, तब पता चलेगा तेरे को बेटा कितना डिफ़िकल्ट होता है। और मोहनलाल और ममूटी वो इस लेवल के एक्टर हैं कि तुमको पता नहीं है। जो तुम भूल भुलैया पिक्चर देखते हो, उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर ओरिजिनली मोहनलाल ने किया था। इन शॉर्ट, अगर चूतिया जनरेशन है, चूतिया एंटरटेनमेंट, चूतिया एंटरटेनर्स, चाहे एक्टिंग, म्यूज़िक, डांस, कोई भी फील्ड ले लो, रीज़न क्या है? कमर्शलाइजेशन एंड लॉस ऑफ पैशन वाइल मेकिंग फिल्म्स। जनता ऐसी ही एक्टर्स की डिमांड कर रही है, इसीलिए ऐसे एक्टर्स पैदा हो रहे हैं। कोई ऐसा एक्टर बता दो जो अपने अर्ली 20s में है, who's ruling Bollywood like SRK, like in terms of even talking, मतलब IQ वाइज भी अगर कोई शाहरुख खान के आगे हो, एक्टिंग वाइज मनोज बाजपेयी, कम से कम कोई तो ऐसा बंदा दिखा दो एक्टिंग वाइज। चलो शाहरुख खान का एग्जांपल नहीं लेते, कोई ऐसा बंदा दिखा दो जिसका इंटरव्यू देखने में मज़ा आए, जो बात करने में ह्यूमर वाइज SRK की तरह हो, एक्टिंग वाइज अर्ली 20s में जवान बंदा कोई मनोज बाजपेयी जैसा हो। कम से कम कोई एक ऐसा यंग बंदा है आज के दौर में, कोई एक बंदा दिखा दे भाई। उतना ही साइकोलॉजिकली प्रेशर है उनकी PR पे।
कि इनको इस लायक बनाया जाए कि पब्लिक इनको एक्सेप्ट करे। शाहरुख खान का कंपैरिजन लोग कार्तिक आर्यन से कर रहे हैं। एंड एक्टर्स ऑफ दिस 2010 एरा इनकैपेबल ऑफ होल्डिंग द ऑडियंस, इनकेपेबल। रणवीर कपूर के अलावा कोई ढंग का स्टार है? सुपर हिट कौन दे रहा है? पूरा 2023 में भी खाली 3-4 फिल्म्स। भाई लाठी चार्ज होते थे पहले, ब्लैक में टिकटें बिका करती थी, पब्लिक थिएटर में जैम कर देना, वो जो लाइनें पड़ती थी, वो जो धक्के पड़ते थे, कपड़े फट जाते थे यार। मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये जवानी है दीवानी, भैंचोद इतना ज़बरदस्त क्राउड आया था, जो लाइनें पड़ती थी, कपड़े फट जाते थे भैंचोद, टिकट टिकट टिकट, और इतना हंगामा होता था। उस टाइम पे बुक माई शो जैसा कुछ होता नहीं था, और तब टिकट प्राइसेस भी अफोर्डेबल हुआ करते थे। स्टार्स भी 90s में आम आदमी की तरह दिखते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, एक्सरसाइज डाइट जिम प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट नहीं था, फाइट मास्टर स्टंटमैन बॉडी डबल नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था एक्टर्स लगे रहे। पापराजी का कोई रंडी रोना नहीं था, प्राइवेसी की माँ चुद रही है, कॉल करके बुला लिया एयरपोर्ट पे कि खुद ही उनको कवर करो। बेचारे मासूम जर्नलिस्ट को जिनकी दिहाड़ी वह जो 4-5 हज़ार रुपये होती है, उन बेचारों को गालियाँ देते हैं कि हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं है। ऑनेस्टी बहुत थी, डिप्रेशन नहीं था। स्टार किड्स यूज्ड टू बी मोर सेंसिबल बैक देन। 90s के किसी भी एक्टर को देख लेना, अजय देवगन भी एक स्टार किड ही है, उसको भी ले रहे हैं। ही सेंसिबल, अच्छी इंग्लिश बोलते थे, नॉर्मल आदमियों की तरह कपड़े पहनते थे, वेस्टर्नाइज नहीं थे उस टाइम पे, जेंजी नहीं था उस टाइम पे, एक्टर्स में भी और लोगों में भी। लोग पब्लिक से गालियाँ पड़ी जा रही हैं, केस हो रहे हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, सलमान खान की बात हो रही है यहाँ पे। लोग पब्लिक से गालियाँ पड़ी जा रही हैं, केस हो रहे हैं, जो हो रहा है। पर जो कुछ भी था, कोई भी रिटायर नहीं हुआ, सब लगे हुए थे। संजय दत्त हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब कितनी भी मार पड़ रही है, कितनी भी गालियाँ खा रहे हैं। अक्षय कुमार को कितना ट्रोल कर रहे थे, साला 30 दिन में अपनी पिक्चर निपटा देता है, कमीना कुत्ता कहीं का। पर जो कुछ भी था सब लगे हुए थे, और इसी एटीट्यूड की वजह से वो आज तक इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, और उनकी फिल्म आज भी रिलेवेंट है। सब पिट रहे थे सब, लेकिन काम भी कर रहे थे। उनकी तरह आम आदमी की तरह कपड़े पहनते थे। 2010 से लेके 2000 का जो बॉलीवुड था, 2010 से लेके 2000s का जो बॉलीवुड था, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इट विल रिमेन द बेस्ट, द गोट। मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनती थी यादगार, मतलब एक्ट्रेस कितनी ढंग की बच्ची थी यार, मतलब एक्ट्रेस कितनी ढंग की बची हैं आज की डेट में। कृति सनन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, तारा सुतारिया, तापसी पन्नू, बस आलिया दीपिका कियारा ढंग की है, औरतों को ढंग की है नहीं। और आलिया भट्ट को भी बहुत गालियाँ पड़ी थी। जैसे पहले होता था, DDLJ आज भी मराठा मंदिर में लगी हुई है, आज भी मतलब लोग पागल हो जाते हैं शाहरुख खान को देख करके। कोई तो ऐसा बंदा रहा होगा जिसने, और शाहरुख खान से पहले भी अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना थे, आज की डेट में कौन है? एनिमल रणवीर कपूर अब जाके बना है 41 की एज में। 41 की एज में SRK वॉज डूइंग, कौन सी पिक्चर थी वो यार, मतलब कौन सी फिल्म थी यार? उस टाइम पे शाहरुख खान जब चेन्नई एक्सप्रेस कर रहा था, वो रणवीर कपूर की उम्र का था। ही वॉज सक्सेसफुल एट दैट टाइम। 2010 में भी उसका स्टारडम था अच्छा खासा, क्योंकि एक कैरेक्टर का स्किल, एक क्लास का गेम होता था, एक कैरेक्टर होता था एक्टिंग, एक क्लास का गेम होता था एक्टिंग, एक बहुत अलग चीज़ थी, क्योंकि आपको दिन भर बस खड़े रह करके एक ही किरदार के बारे में सोचना होता था। एक कैरेक्टर का गेम होता था एक्टिंग। स्टाइलिश तरीके से डायलॉग ओरिएंटेड सिनेमा, स्टाइल से डायलॉग बोलना, यही सब हो गया आजकल, और उसको आप नई एक्टिंग का दर्जा दे सकते हैं। अंदाज से, एक अलग अंदाज में डायलॉग बोलने को एक्टिंग नहीं कहते। ये सब बहनचोद इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ है जो पैसे के नशे में उड़ रहे हैं, ड्रग्स के इनके दिन रात वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिकॉज हम डम हैं, इसलिए सेलिब्रिटीज़ भी डम हैं।
आप सिंगर्स का केस ले लीजिए, अलका याग्निक, उदित नारायण, और इतने अच्छे अच्छे सिंगर होते थे। अलका याग्निक होगी, उदित नारायण हो गए, मतलब इनकी आवाज़ हर जगह फिट होती थी। शंकर महादेवन ने अगर रैप करा है, रैप की बात करते हो ना, रैप आ गया भाई, रैप आ गया, रैप आ गया, बहुत रैप है। MC स्टैन भाई, इक्का देखा तूने, हनी सिंह देखा, जब ब्रेथलेस गाया था ना शंकर महादेवन ने, तो उनकी आवाज़ इस तरीके से थी कि वो हर जगह फिट बैठ जाया करती थी। मतलब वो ब्रेथलेस में रैप भी कर रहा है, लेकिन मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ नमा, तो तारे ज़मीं पर भी उसकी आवाज़ फिट हो जाती थी। किशोर कुमार, SD बर्मन, RD बर्मन, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये सारी चीज़ें, मतलब था, ये सब था। और ये खालिस्तानी सिंगर और चुतियापा होता भी नहीं था। नुसरत फ़तेह अली खान साहब पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में आकर भी अजय देवगन की फ़िल्मों के लिए गाने बनाए थे। कोई नहीं चुतियापे कर रहा था कि बहनचोद ये पाकिस्तान का है। ये कादर खान भी पाकिस्तानी था, तो उसने भी अमिताभ बच्चन को डायलॉग डिलीवरी सिखाई, अमिताभ बच्चन ने उसको बैकस्टैप कर दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम हमारे देश में आके काम कैसे कर रहे हो। तब पाकिस्तानी एक्टर्स पे बैन भी नहीं लगा था। नुसरत फ़तेह अली खान साहब आते थे, कॉन्सर्ट करते थे इंडिया में और काम करते थे। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई नेटिजियंस हैं, ये तो बात बात पे सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल करते हैं, क्योंकि देन अगेन अच्छे कंटेंट की हमको समझ हो गई है ना। OTT आ गया तो उससे एक और फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर इनको हॉलीवुड का ऑफ़र आ गया, क्योंकि ये जितने भी स्टार किड्स हैं, इन्होंने वो कभी टेक्निक स्किल डेवलप करी नहीं। ये अपनी हर फिल्म में एक अपना अलग शेड नहीं दिखा पाते, ठीक है। और मेन रीज़न सेलिब्रिटीज़ इसीलिए ट्रोल होते हैं क्योंकि हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया है, अच्छे कंटेंट की समझ हो गया है। कौन भैंचोद दे रहा है 500 से 1000 रुपये पॉपकॉर्न के और टिकट के, ये पैसा तो भूल ही जाओ। बुक माई शो में टिकट के प्राइस की वजह से बहुत सारे लोग नहीं जाते कि चलो आ जाएगी पिक्चर 2-3 महीने बाद भैंचोद OTT पे। लोग घर से ही खाना खा करके जाते हैं थिएटर में पिक्चर देखने, कि वहाँ भैंचोद इतना महंगा पड़ जाएगा कि रहने दो। क्योंकि 500 रुपये की टिकट, पॉपकॉर्न भी कम से कम 300-400-300 रुपये का कर देते हैं, और 500 रुपये की टिकट हो जाती है, 250 रुपये की हो जाती है। और ये नहीं, महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि स्टार किड्स को बहुत अंधा पैसा दिया जा रहा है, जिसके वो कभी लायक भी नहीं थे। और जब आप अपने घर में बैठ करके फिल्म देखते हो ना, तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा इवेंचुअली ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि जियो का 1 महीने का बिजली का बिल तो आपने भर ही दिया है। जियो ही तो ख़रीदना है आपको, OTT की सब्सक्रिप्शन तो पर मंथ होती है, तो वो ज़्यादा बेटर है भाई। 149 पर मंथ हो गया या 150 पर मंथ हो गया, वो ज़्यादा से रहेगा। 500 रुपये महीने में एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिल गई ना। कितनी वेब सीरीज़ आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, और यहाँ बेंचो एक चूतिया पिक्चर को देखने के लिए 500 रुपये या 1000 रुपये कौन खर्च रहा है। मतलब यही है कि 2-3 महीने बाद OTT पे आ ही जाएंगी, कौन इतने पैसे खर्च करके जाए। और अगर जा भी रहे हैं तो लोग अक्सर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का प्राइस देख कर घर से खाना खा करके जाते हैं कि भाई वहाँ नहीं खाएंगे। या फिर इसीलिए ऐसा हो गया कि पिक्चर देख ली, पिक्चर देखने के बाद डिनर कर लिया रेस्टोरेंट में या मॉल में। मॉल में अगर सिनेप्लेक्स है या PVR है तो वहाँ जाके डिनर करके आ गए। या फिर दूसरा क्या होता है कि ढाबे पे चाय मैगी ले ली लोग। मतलब ऐसा हो गया है। इंटरनेशनल सिनेमा का मार्केट है ना इंडिया में बहुत बढ़ गया है OTT की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। गेम ऑफ थ्रोन्स, स्क्विड गेम, बारबी, ओपनहाइमर, साउथ की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं, कोरियन फिल्में, K-पॉप, टर्किश ड्रामा सबटाइटल के साथ लोग देख रहे हैं। जब इतना ज़्यादा इंटरनेशनल सिनेमा देख लेते हो ना, तो फिर बॉलीवुड की एक्टिंग आपको 2 टके की नहीं लगती और एकदम बेकार और बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगती है। क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा को आप वेडनेसडे, कोबरा काय, बारबी, ओपनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन, इंसेप्शन और भी बहुत कुछ है, इन सबसे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा भैंचो क्या औकात है इन बॉलीवुड वालों की, कुछ नहीं है, ये झांट कुछ नहीं आता, 2 टके के ओवर एक्टर्स वाले। सिंगर को ही आप देख लो, और जो पहले के सिंगर थे उनमें खास बात ये थी किसी भी जॉनरा में उनकी आवाज़ फिट हो जाएगी। उदित नारायण इतने गाने गाते थे, अच्छे सॉन्ग में भी, सैड सॉन्ग हो गया, ट्रैजिक हो गया, कॉमेडी वाला गाने में का थीम कॉमेडी फिल्म में है, रोमांटिक फिल्म में, कोई भी जॉनरा हो गया उदित नारायण की आवाज़ बैठ जाती थी और गाने याद होते थे, उन गानों की मीनिंग असली होती थी, रेंज, वोकल रेंज बहुत अच्छी होती थी। आज की डेट में रैप को बदनाम करने के लिए रैप में अंडरवर्ल्ड घुस गया,
तो लोगों को वैसे ही रैपर छपरी लगते हैं। बहन का लोड़ा छपरी साला, बहन जो रंगीले बाल करा के माँ चुदवा रहा है अपनी। लोगों को रैप के बारे में यही लगता है। इवेंचुअली रैपर्स बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं और अंडरवर्ल्ड है, इसलिए रैप को लोग डाउनग्रेड करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सैड रियलिटी भी है कि जिस बंदे को गाना ढंग से आता नहीं वो रैपर बन जाता है, क्योंकि सुर और ताल का तो कोई ज्ञान नहीं है, तो सिंगर बेटा कहाँ से बनोगे। रैपर बनने का मतलब क्या, माइक पे बातें करना होता है नॉर्मली। बादशाह, द मेन रीज़न रैप इज़ डिसरिस्पेक्टेड इज़ बादशाह। बादशाह कितना ज़बरदस्त सिंगर है, ना गाना ढंग से आता, ना गाने के लिरिक्स ढंग से आते। भाई चलो समझ में आता है गाना, तुमको गाना मतलब पहले ऐसे ये सिंगर ऐसे हैं जिनको गाना ही नहीं आता। ये मतलब एक लिरिक्स राइटर भी हायर नहीं कर सकते, भाई हमारे लिए गाना लिख दो। गाना बनाना भी खुद ही है, कंपोज भी खुद ही करना, लिखना भी खुद ही है। और इन सबको करोड़ों रुपए मिलते हैं। एक एक गाना बनाने का 2 3 3 करोड़ रुपया ले लेते हैं, 75 करोड़ 50 करोड़ ले लेते हैं। 20-25 करोड़ तो भैंचो अपने कॉन्सर्ट से करा लेते होंगे। SD बर्मन, RD बर्मन, बादशाह, टोनी कक्कड़, MC स्टैन, नेहा कक्कड़, ऑटो ट्यून के 14 सब साले, मुंह से एक ढंग की आवाज़ निकलती नहीं, छपरी बहन के लोड़े, एक इनके सुर नहीं निकलता। और मान के चल लेते हैं रैप अगर कर रहे हो तो सुर नहीं निकलता, पर टोनी कक्कड़ को तो गाना भी आता है। वो लिरिक्स बहन जो कोका कोला तू, इमेजिन यू आर इन 2050 एंड यू आर वाइबिंग ऑन द सॉन्ग कोका कोला। तुम्हारा बच्चा कोका कोला तू पे वाइब कर रहा है और तुमने कबीर सिंह का गाना चला दिया। 2050 की बात हो रही है और कोई कहेगा क्या चूतिया गाने लगा रहे हो। मतलब कोई कबीर सिंह के गानों को चूतिया कह रहा है और टोनी कक्कड़ के गानों पे नाच रहा है। मतलब इससे ज़्यादा घटिया बात तो हो सकती है कोई। क्योंकि आवाज़ खूबसूरत नहीं है, चलो समझ में आता है, लेकिन गाना तो ढंग का होना चाहिए। डाइनो जेम्स या डीनो जेम्स है रैपर, वो भी है, उसकी सिंगिंग हनी सिंह जैसी तो नहीं है। रैपर तो हनी सिंह भी है, पर उसकी आवाज़ अगर आप लव डोज में देखो, रैप तो वो भी करता है, तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। रैप करने का मतलब क्या, ये है कि बेसुरा आदमी है, कुछ भी बकवास कर दो और पीछे म्यूज़िक डाल दो, रैप हो गया। लोगों को यही लगता है आज की डेट में। और रैप का मतलब अंडरवर्ल्ड से भी ऐसे लोगों को रैप को पसंद भी नहीं करते, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब अगर चलो मान के चल लेते हैं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, या आपको वो आलाप नहीं लेना। डाइनो जेम्स के लिरिक्स कितने ज़बरदस्त है, रैपर तो वो भी है, और कितना अच्छा गाना बनाता है, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। क्योंकि उसके लिरिक्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपका दिमाग खराब होता है, भैंचो ये क्या हो गया। उसका लूज़र गाना सुनो तो उतना कहीं आपको सुर नहीं दिखाई देगा, जस्ट टॉकिंग और पीछे बीट डाल दी, लेकिन लिरिक्स इतने ज़बरदस्त पावरफुल हैं कि आपको लगा भैंचो ये क्या हो गया। और तब के सिंगर्स बहुत कमाल के होते थे। SD सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, एक 1000 गाने बना देते थे यार अपनी लाइफ में। उन्होंने इतने गाने बनाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। जॉनी लीवर क्या ज़बरदस्त कॉमेडियन, राजपाल यादव क्या ज़बरदस्त कॉमेडियन। उनको कंपेयर करो बेंचो वरुण धवन की कुली नंबर 1 से, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं। कॉमेडी के नाम पे खाली जॉनी लीवर को कॉपी किया जा रहा है या राजपाल यादव को कॉपी किया जा रहा है। SD बर्मन कहाँ गए सब, मुकेश, रफ़ी, किशोर कुमार, क्या ज़बरदस्त गाना थे इनके यार। आप आज भी सुनो कर्ज के गाने, कितने मस्त गाने गाते हैं। इनकी वोकल रेंज कितनी ज़बरदस्त थी। और कोई भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं था, कोई भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं था। लता मंगेशकर, ये सिंगर्स बुढ़े हो, लता मंगेशकर 90 ईयर्स ओल्ड, लता मंगेशकर के तो गले में सरस्वती बैठती थी ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि वो 90-80 साल की उम्र में भी जितना भी टाइम जी, मुझे नहीं पता कितना जी, लेकिन बुढ़ापे में होने के बाद भी उनकी आवाज़ मतलब ऐसा लगता था कोयल डाल दी, गले में कोयल थी उनकी। लता मंगेशकर वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। उनके गले में क्या कोयल थी। उनको नेहा कक्कड़ से कंपेयर करोगे, हिमेश रेशमिया, ये सिंगिंग शोज़ में जज है, इनको खुद सिंगिंग के बारे में कुछ आता है। इनकी खुद गाने भैंचो सुनने लायक नहीं। बादशाह को जज बना दिया, नेहा कक्कड़ को जज बना दिया। एल्बम इनकी आती नहीं सालों में एक आध बार, और वही बहनचो सब हर कोई हनी सिंह को कॉपी कर रहा है। नंगी नशे बहनचो, नंगी औरतें, कुड़ियाँ बहनचो, पूरा का पूरा हनी सिंह को कॉपी कर डाला। महंगे महंगे वीडियो बनाना देख लिया, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी। अरे भाई गाने के लिरिक्स पे ध्यान दो, लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते, सुर पे ध्यान दे दो। अरिजीत सिंह कौन सा जवान है भाई, वो भी कोई नया नहीं है, वो भी 90s का ही है, सब बुढ़े हैं। हनी सिंह 40 साल का है। जवान बंदा कोई दिखेगा जिसके अंदर कोई कैलिबर है, सब बुढ़ों के भरोसे बैठोगे। और फिर कहते हो कि तो आज की जनरेशन का म्यूज़िक है। अरे भाई अगर वो 40 साल का है तो जब वो 20 साल का था तो 2000s का ही हुआ ना वो। उसने गाना गाना अगर 2000 में शुरू किया है, या उसने गाना गाना अगर 2012 में शुरू किया है, तो भाई 28 साल की उम्र में उसने अपना करियर स्टार्ट करा। तो जाहिर सी बात है वो 2010 या अर्ली 2000s का सिंगर हुआ ना हनी सिंह। तो ये लॉजिक भी बेकार हो गया। हनी सिंह के गाने भी उतने अच्छे नहीं बनते, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज़ें हैं पर तुमको दिखती नहीं है भाई। रैप का मतलब ये थोड़ी है कि गाना गाना नहीं आता तो
कुछ भी उल्टी सीधी अंडशंड बकवास बना कर डाल दो और बोल दो रैप है। DHH की भी, देसी हिप हॉप की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और गाने की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। भाई रैप तो यार मतलब जैगवार गाने में भी अच्छा हुआ था, ऑल ब्लैक गाने में भी अच्छा हुआ था, उसका रैप की बात नहीं करनी। रैप का मतलब ये है कि भाई अपन देसी आदमी हैं, हमसे पंगा लिया तो जान से मार देंगे, गोलियां चला के दिखाएंगे तुम्हें, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, हम सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे और ये सारी हरकतें करने के बाद और हम गैंगस्टर की एक इमेज कैरी करेंगे। एंड वी वॉन्ट द पीपल, वी विल गो अगेंस्ट द लॉ, वी विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वी विल फायर गन्स, वी विल डिसरिस्पेक्ट पीपल, वी विल डिसरिस्पेक्ट वुमेन। लिरिक्स भी हमारे ऐसे ही होंगे। एंड वी वॉन्ट पब्लिक टू अप्रिशिएट अस। वाई द फक यू वॉन्ट ऑल दिस? गैंगस्टर बनने में कोई कूलनेस नहीं है भाई। तुझे गाने गाने अपनी लाइफ बतानी है बता दे, लेकिन गैंगस्टर बनने में और इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करने में कि देख भाई मैंने इस बंदे को मार दिया, मेरे से पंगा लिया, छोड़ूंगा नहीं, ये गोलीबाजी है, ये अपनी रखो अपनी गांड में, तमीज़ से रहो। रैप करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं। गली बॉय हमारी भी फेवरेट फिल्म है, हमने देख रखी है, लेकिन औकात में रहो। रैपर बनना है तो रफ्तार जैसा बनो, डायनो जेम्स जैसा बनो, डीनो जेम या डायनो जो भी नाम है उसका। सिनेमा अभी भी नेपोटिज्म था, साउथ में भी नेपोटिज्म था, पर साउथ की जब नई नवेली फिल्में आया करती थी किसी बड़े एक्टर की जो हिट होती थी, अंडरवर्ल्ड वहाँ पे भी है, चीज़ें वहाँ भी गंदी हैं। नंदमुरी बालाकृष्ण बहुत एक एरोगेंट एक्टर माने जाते हैं साउथ के, लेकिन वहाँ पे होता है। विजय थलपति की फिल्मों का प्रीमियर आप देखो, सारे फैंस होते हैं आसपास, इंटरव्यू नहीं देता वो। बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रीमियर होते हैं, वो लाइव अपने फैंस के बीच में जाकर उनसे बात करते हैं, और सबको इतना अच्छे से पता है, बिकॉज व्हेन यू वर्शिप समवन तो एक मॉरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाती है। बहुत मतलब इतना इमोशनल कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना पागल भी नहीं होना चाहिए अंडरस्टैंड कि अगर विजय थलपति की पिक्चर नहीं देखी तो पंखे से लटक कर मर गए, हो तो पागलपन है। लेकिन लोग अच्छा काम करते थे, सोशल कॉजेज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं। और विजय थलपति का स्टारडम इसीलिए इतना ज़्यादा है, उनकी फिल्में इसीलिए चल रही हैं क्योंकि उनको देख के लगता है यार ये असली एक्टर है, ये अच्छा आदमी है, ये बदतमीज़ नहीं है, ये साउथ से आया है और हिंदी बोलने का कोशिश कर रहा है हमारे लिए। हमारे बैंक जो 2 टके के सड़े हुए भांड, ये साले अंग्रेज़ी में बात करते हैं और अपनी खुद की हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते। सुहाना खान भैंचोत, और ये कितना अच्छा आदमी हिंदी बोलने का ट्राई कर रहा है। लेकिन साउथ के एक्टर्स को भी अच्छे से पता है कि हिंदी बेल्ट में इनका कुछ होना नहीं, वही खुश है और हम लोग उनको प्यार करते हैं। इसीलिए हमारे प्यार को मद्देनज़र रखते हुए साउथ की सारी फिल्में पैन इंडिया आ रही हैं। अब वो किसी आउटसाइडर की भी फिल्म हो सकती है। यश जो है वो KGF वाला, वो कौन सा स्टार किड है, वो भी तो आउटसाइडर है, उसकी भी पैन इंडिया रिलीज़ करी। क्यों? क्योंकि उसको जहाँ पे भी वो सैंडलवुड में बहुत प्यार मिला तो उसको पैन इंडिया पे रिलीज़ किया गया। 12th फेल को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करा जा रहा है। 12th फेल जैसी फिल्म अगर साउथ में रिलीज़ होती, पैन इंडिया पे रिलीज़ करते उसे, और वहाँ के लोगों से सपोर्ट आता, अप्रिसिएशन मिलती है एक्टर्स को। विजय थलपति ने अप्रिशिएट करा था इसको, विक्रम को, चियाँ विक्रम को, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तब चियाँ विक्रम नया नवेला था। वहाँ के एक्टर्स एकदम इतने सेल्फलेस होते हैं और सेट पे काम कर रहे होते हैं। मोहनलाल जो है इतना बड़ा एक्टर है, सेट पे काम करता है। विद्या बालन ने कहा था कि सेट पे आ रहा है और सेट का सारा काम कर रहा है, लाइटिंग देख रहा है, स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। एंड वो सारे जब साउथ के एक्टर सेट पे आते हैं ना, स्क्रिप्ट उन्होंने सारी पढ़ी होती है, उनको रट्टा लगाया हुआ दिमाग में बिल्कुल। वो बस आते हैं और बोलते हैं क्या शॉट है मेरा, और सीन करते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट पहले से ही पढ़ के आए हुए, होमवर्क सारा करके आए हैं अपना। वो ऐसा नहीं कि मैं जो सेट पे आ गया स्क्रिप्ट हाथ में दे दी, पिक्चर की कहानी क्या है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं, चूतियों की तरह डायलॉग स्टाइलिश अंदाज में बोल के भैंचो घर चले गए। बॉलीवुड के एक्टरों की तरह नहीं करते। साउथ में अगर नहीं आती ना एक्टिंग तो भैंचो तू जितना मर्जी बड़ा स्टार किड का 14 हो जाए, तेरा दुकान नहीं चलने वाली। वहाँ पे एसोसिएशन बोर्ड बैठे हैं डायरेक्टर के, जो एक एक्टर पे बैन लगा सकते हैं और वैलिड रीज़न से बैन लगवाते हैं। साउथ में तुम्हारे सल्लू भाई होते ना, और विवेक ओबरॉय के साथ ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारने की खबरें आ जाती हैं, सेट पे किसी को चांटा मार देते, सतीश कौशिक को भी चांटा मारा तुम्हारे सल्लू भाई ने, बैन लग जाता। वहाँ के डायरेक्टर बोर्ड कमीशन बैन लगा देता है किसी चूती आदमी पे। यकीन नहीं होता तो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वधी वेल्लू की बायोग्राफी देख ले। बैन लगा देते हैं कि भोसड़ी के तमीज़ में रह, काम मिल रहा है तेरे को, चुप रह। एसोसिएशन बैन लगाती है। साउथ के एक्टर चूतियाँ। अच्छा, सिंघम फिल्म देखी? हाँ, अच्छी लगी। सिंघम फिल्म में विलन कौन था? प्रकाश राज। साउथ का एक्टर नहीं है? तुम्हारे साउथ फिल्मों के जो बड़े बड़े कलाकार थे वो हिंदी फिल्मों में इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि कमल हसन का करियर ख़त्म कर दिया था यहाँ पे। क्योंकि जब कमल हसन ने फिल्में करी श्रीदेवी के साथ बॉम्बे, या जब तकदीर वाला करी गई, तो ये तो बॉलीवुड के सारे एक्टरों पे भारी पड़ रहे थे, इसीलिए इनकी दुकान यहाँ नहीं चली, इसलिए वापस जाना पड़ा। रजनीकांत के साथ भी यही हुआ था।
ही वॉज अ ट्रेन एक्टर फ्रॉम मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट। उस टाइम पे कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब जवान थे उनको उल्टे सीधे सपोर्टिंग रोल मिलते थे, उनको ढंग के रोल मिलते नहीं थे। काला है कलूटिया, इसी वजह से ढंग के रोल नहीं मिलते थे, इसलिए वापस जाना पड़ा। साउथ के एक्टर को ये बात पता है और बोलेगा नहीं। साउथ के जो वेटरन थे, कमल हसन साहब हो गए, रजनीकांत हो गए, इनको नॉर्थ में जब ये यंग थे इनको रिस्पेक्ट नहीं मिली ना, ढंग का काम मिला, इनका करियर ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये सब पे भारी पड़ जाते थे। ये इतने बड़े एक्टर थे कि हीरो को टक्कर दे देते थे। कोई बाहर का बंदा जो हमारी जिस भाषा नहीं जानता उसने हमारे को टक्कर दे दी है, बर्दाश्त कैसे कर लेगा कोई? इसलिए इनको धक्के मार के वापस भेज दिया। इनकी दुकान नहीं चली यहाँ पे, इन्होंने बहुत, इनको कोई ऑफ़र भी नहीं करी फिल्म, इसलिए वापस जाना पड़ा। अब समझे वो साउथ के बंदे क्यों नहीं काम करते यहाँ पे? और जो तुम साउथ के एक्टरों को गालियाँ देते रहते हो, प्रभास तुमने देख लिया, बस तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। और सलार और केजीएफ की कहानी को तुम इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हो भाई। अगर तुम्हें कहानी का इतना हो रहा है ना, तो भाई सलमान खान की तो कोई पिक्चर तुम्हें समझ में आएगी नहीं। क्या कहानी थी बहनचो टाइगर में, क्या कहानी थी पठान में, बताइए ज़रा। आईएसआई और रॉ मिल करके एक बंदे को ख़त्म कर रहे हैं। आईएसआई और रॉ मिल के, आईएसआई खुद आतंकवाद फैलाता है, कहानी की इतनी पड़ी है। आईएसआई और गदर 2 कैसे हिट होगी मेरे को ये जानना है। अगर कहानी की तुमको इतनी पड़ी है तो गदर 2 में क्या था ऐसा? एक अकेला बंदा पूरी पाकिस्तान की माँ चोद के आ गया। बागी 3 ने 300 करोड़ कमाए कैसे? कहानी की बात तो तुम लोग मत ही करो। साउथ के लोगों के अंदर इतनी, एटलीस्ट उनकी फिल्में चल जाती हैं यार। टाइगर 3 का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।